हम सबकी ज़िंदगी में दो तरह के विचार होते हैं। एक तो वो जिनको हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी डायरी में, और दूसरे तरह के वो विचार होते हैं जिनको ना तो हम किसी से शेयर कर सकते, ना ही उनको अपनी डायरी के अंदर लिख सकते। तो मैथमेटिक्स की दुनिया में भी ऐसे ही दो तरह के नंबर एग्जिस्ट करते हैं। एक तो वो नंबर होते हैं जिनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और दूसरे वो नंबर होते हैं जिनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। हेलो थिंकर्स, मैं संदीप, ए मैथमेटिक्स एजुकेटर। तो आज हम पहले टाइप वाले नंबर्स के ऊपर बात करेंगे जिनका नाम है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स वे नंबर होते हैं जिनको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया जा सकता है। जैसे ये नंबर लाइन हो गई और बीच में इसके अंदर होगा ओरिजिन या जीरो बोल सकते हैं हम। जो जीरो से राइट हैंड साइड में होंगे वो होंगे पॉजिटिव नंबर्स। जैसे यहाँ पे लिख लिया 2, यहाँ पे लिख लिया 4, यहाँ पे लिख लिया 6, यहाँ पे लिख लिया 8, और आगे चलते ही जाएंगे ये। ठीक है, और इस साइड मैंने लिख लिया माइनस का 2, यहाँ पे लिख लिया माइनस का 4, यहाँ पे लिख लिया माइनस का 6। ठीक है, जैसे जीरो से और 2 के बीच में, जीरो और 2 के बीच में भी इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स आएंगे। जैसे 2, यहाँ पे मैं 1 भी लिख सकता था 2 की जगह, फिर 4 की जगह 2 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने ये लिखा कि 0 2 4 6 8। ऐसे ही 0 -2 -4 -6, और ये करते करते कहाँ तक जाएंगे, ये जाएंगे माइनस के इन्फिनिटी तक, और राइट हैंड साइड में कहाँ तक जाएंगे, प्लस के इन्फिनिटी तक। ठीक है, इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स आएंगे उन सभी नंबर्स को हम बोलेंगे रियल नंबर्स। वो सारे नंबर होंगे रियल नंबर्स। ठीक है, अब एक बात और समझनी जरूरी है। जैसे ये जो नंबर लाइन है, ये इस नंबर लाइन का कभी एंड नहीं होता, इस नंबर लाइन का कभी एंड नहीं होता। आप चाहो इसको कितनी भी छोटी कर सकते हो, मतलब कि इसको जूम करते जाओ। जैसे ये जीरो लिख रखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे कितना था, मान लिया यहाँ पे 1 है। जब आप इसको जूम करोगे तो ये और ऐसे हो जाएगी। मान लिया ये 0 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया। तो 0 और 1 के बीच में भी इन्फाइनाइटली नंबर्स आएंगे। क्या आएंगे, इन्फाइनाइटली नंबर आएंगे। मतलब कि एक ऐसी लाइन है ये, ये एक ऐसी लाइन है जो कभी खत्म नहीं होती। इसको कितना भी आप जूम कर लो, जूम इन कर लो या जूम आउट कर लो, ये तब भी रहेगी, इसका कोई अंत नहीं है इस लाइन का। ऐसे ही जो नंबर्स हैं वो भी इन्फाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं रियल नंबर्स। तो अब हम करते हैं रियल नंबर्स को कैटेगराइज। तो रियल नंबर को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। रियल नंबर को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ये हो गया रियल नंबर, दो तरह से क्लासीफाई कर देते हैं इसको। जो पहले टाइप वाले होते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। और जो दूसरे टाइप वाले हो गए वो हो गए इररेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स। देखो, हमने रियल नंबर्स को डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में, एक होते हैं रैशनल नंबर्स और एक होते हैं इररेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो q नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए अपना, और p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए अपने। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखो, कोई भी रियल नंबर है, जैसे मैंने मान लिया कि x एक रियल नंबर है, तो x के पास दो चॉइस हैं, या तो x रैशनल नंबर हो सकता है या x इरेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, जो रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं q से, और इरेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं q कॉम्प्लीमेंट से। q के ऊपर c लगा दिया। जैसे कोई नंबर है, रियल नंबर है, यदि x एक रियल नंबर है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो रैशनल नंबर हो सकता है या वो इरेशनल नंबर हो सकता है। इन दोनों के बीच में और आएगा, क्योंकि कोई नंबर रैशनल और इरेशनल एक साथ नहीं हो सकता। या तो वो नंबर रैशनल होगा या फिर वो नंबर इरेशनल होगा। तो इनको डिटेल में पढ़ते हैं हम एक बार रैशनल नंबर्स को। तो रैशनल नंबर, देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। इसने क्या बोला कि जिनको हम p डिवाइड बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 होगा, और p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, p q बिलोंग्स टू का मतलब होता है भाई जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर से बिलोंग करेगा। ये इंटीजर्स क्या क्या होते हैं अपने, जैसे 0 1 2 3 4, या 0 -1 -2 -3 -4, जो पूरे नंबर होते हैं जिनमें कोई फ्रैक्शन नहीं होता, वो होते हैं अपने इंटीजर्स। तो ये होंगे रैशनल नंबर्स। अब दूसरे नंबर पे आते हैं इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है, हम बोल देते हैं कि जो नंबर रैशनल नहीं है, जो रियल नंबर रैशनल नहीं है, वो नंबर इरेशनल नंबर है। या इसकी डेफिनेशन हम बनाना चाहें तो लिख सकते हैं, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू फॉर्म। जिसको हम p डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो नंबर इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब इन दोनों का हम डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। भाई डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया q का मतलब हो गया रैशनल नंबर, और यहाँ पे लिख लेते हैं q कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। जो डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर का, वो होगा ईदर टर्मिनेटिंग, या तो वो टर्मिनेट करेगा, ईदर टर्मिनेटिंग और रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो या तो टर्मिनेटिंग होगा, या फिर ना टर्मिनेट होगा लेकिन रिपीट होगा, टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख लिया 1 डिवाइड बाई 8, तो 1 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.125, तो ये टर्मिनेट हो गया। और जब मैं 10 को 3 से डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 3.333। ऐसे आता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन ये क्या करना स्टार्ट हो गया, रिपीट होना स्टार्ट हो गया, तो ये नंबर क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। और जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो वो टर्मिनेट करता, ना ही वो रिपीट करता। फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ पाई। जो पाई है, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे जो पाई का सिंबल बड़ा मिल गया, इसका मतलब होता है इसकी एक्यूरेट वैल्यू होती है 3.1415, आगे चलती ही जाती है ये वैल्यू, ऐसे कभी खत्म ही नहीं होती। जो आप पढ़ते हो 22/7 वो होता है रैशनल नंबर, वो अप्रोक्सीमेट होता है पाई के, वो क्या होता है, पाई के अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो।
यहाँ पे मैंने और लिख लिया 1.32195 कुछ भी, मतलब कि कुछ भी लिखते गए हम और आगे तक चलते गए। ये नंबर भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ये पूरे नंबर नहीं है, इनकी एक्यूरेट वैल्यू किसी भी इंसान को नहीं पता, इनकी एक्यूरेट वैल्यू किसी को भी नहीं पता है, जो इरेशनल नंबर होते हैं। और जो रैशनल नंबर होते हैं वो कंप्लीट नंबर होते हैं अपने एक हिसाब से देखा जाए, तो इनकी हम एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर की कोई एक्यूरेट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो पाई हो गया। और क्या हो सकता है, जैसे ई हो गया, एक्सपोनेंशियल होता है अपना, इसकी ये भी इरेशनल नंबर है। और जो दूसरा हो गया, जैसे रूट, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया कोई भी पी, मान लो पी तो पक्का ही है, पी प्राइम नंबर है, ये आ गया, ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे √2, √5, √6, √8, या फिर लिख दिया √10। रूट पी वाले भी सारे इरेशनल नंबर होंगे, जैसे √6, √8, √10, ये भी इरेशनल नंबर होंगे। तो इसके लिए एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। स्क्वायर रूट के अंदर ए लिख लो आप, और ए परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ए इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ए इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ए कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर आएंगे वो सारे इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो एग्जांपल आपको समझ में आ गई। रैशनल नंबर वो नंबर होंगे जिनको पी डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और उनका डेसिमल एक्सपेंशन होगा या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन रिपीटिंग होगा। फॉर एग्जांपल 1/8, ये क्या कर गया, टर्मिनेट कर गया। और 10/3 इक्वल टू कितना, 3.333, जो रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं उसके ऊपर हम लगा देते हैं बार, तो 3.3 बार हो गया। और इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर होते हैं जो रैशनल नहीं है, इसकी अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि जिनको हम पी डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो नंबर इरेशनल नंबर होंगे। इनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। फॉर एग्जांपल पाई हो गया, जो जब पाई का सिंबल बना मिल गया तो वो इरेशनल नंबर है। यदि 22/7 लिखा मिल गया वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो जैसे पाई हो गया इरेशनल नंबर में 1 पॉइंट कुछ भी 1.32956, मतलब कि आप कोई भी पॉइंट लगा के किसी नंबर के पीछे और अपनी मर्जी से जो भी माइंड में नंबर आए वो लिखते जाओ, और लास्ट में 3 डॉट लगा दिए तो वो इरेशनल नंबर बन गया, ये समझ लो। और स्क्वायर रूट के अंदर पी आ गया, पी क्या हो गया, कोई भी प्राइम नंबर हो गया, वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। या फिर जर्नल फॉर्म में बोल सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ ए, और ए क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, एक होता है 1, एक होता है 4, होता है 9, 16, आगे होता है 25, 36, 49, बस ये ना आने चाहिए इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर। यदि स्क्वायर रूट के अंदर 1 आ गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है 1, तो वो रैशनल बन जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ गया तो वो भी रैशनल बन जाएगा। बस ये ना है, इनको छोड़ के कोई भी नंबर आ सकता है एक ही जगह, तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो रैशनल और इरेशनल वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। देखो दो चीज़ें क्या हैं, एक होता है फैक्टर, किसी भी नंबर के फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने लिख लिया 10, भाई 10 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, भाई 10 को कौन कौन से नंबर पूरे पूरे डिवाइड कर देते हैं। 10 को 1 डिवाइड कर सकता है, 10 को 2 डिवाइड कर सकता है पूरा पूरा, 10 को 5 डिवाइड कर सकता है, 10 को 10 डिवाइड कर सकता है पूरा पूरा। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक नंबर लिख लिया 16, तो 16 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 16 के फैक्टर होंगे तो 1 16 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, 2 16 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है पूरा पूरा, और 8 भी करता है, और खुद 16 भी करता है। ठीक है, ये सारे क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। तो फैक्टर्स को आपको पता लगा, अभी फैक्टर्स क्या होते हैं, जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। अब देखो, अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। इसको लिख सकते हैं ओनली 2 फैक्टर्स। वो नंबर्स होंगे ये जिनके सिर्फ क्या होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे। और कंपोजिट नंबर क्या होंगे, जिनके ग्रेटर देन 2 फैक्टर होंगे, ग्रेटर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, ग्रेटर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, ओनली 2 फैक्टर्स होंगे। और कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जो खुद की टेबल पे आए और 1 की टेबल पे आए। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13। देखो 2 के भी 2 फैक्टर हैं, एक 1 एक 2, 3 के भी 2 फैक्टर हैं, एक 1 और एक 3, 5 के भी 2 फैक्टर हैं, एक 1 और 5, 7 के भी 2 फैक्टर हैं, एक 1 और एक 7। ठीक है, अब आप 10th क्लास में हो गए हो तो ये नीचे वाली डेफिनेशन याद रखिए, क्योंकि ये बच्चों को बताने के लिए होती है डेफिनेशन, भाई जो खुद की टेबल में आए और 1 की टेबल में आए। लेकिन इसकी रियल डेफिनेशन यदि आपसे कोई पूछे तो आपको ये बोलना है कि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, और कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। अब बात आती है 1 की। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो कौन सा है, 1 है। तो 1 को हम बोलेंगे ना तो वो कंपोजिट नंबर है, ना ही वो प्राइम नंबर है। तो आपको समझ में आ गया, प्राइम नंबर कौन से नंबर होंगे, जिनके 2 फैक्टर्स होंगे, और कंपोजिट नंबर वो नंबर होंगे जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे हो गया 4, 6, 8, 9। देखो 4 के कितने फैक्टर हैं, 4 के फैक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, 4 हो गया, 3 फैक्टर इसके हो गए। 6 के कितने फैक्टर हैं, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, और एक 6 हो गया। तो 6 के 4 फैक्टर हो गए, तो इसीलिए ये भी कंपोजिट हो गया। ऐसे ही हम लिख सकते हैं 8 के फैक्टर 1, 2, 4, 8, और ऐसे ही लिख सकते हैं 9 के फैक्टर 1, 3 और 9। तो ये फैक्टर हो गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर इसलिए कंपोजिट नंबर है। ये पढ़ना क्यों जरूरी था, क्योंकि आगे वाला टॉपिक इससे रिलेटेड है। देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, उस कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। जैसे 16 हो गया, 16 के प्राइम फैक्टर बनाओ, क्या हो गए, 2 पे डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 8। यहाँ पे डिवाइड किससे करना है, सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। मतलब या तो 2 से डिवाइड करोगे, या 3 से, या 5 से, या 7 से, या 11 से, 13 से, या फिर 17 से, 19 से, इन नंबर से डिवाइड करना आपको। ठीक है, ये नहीं है भाई आप 4 से डिवाइड कर दो या फिर 9 से डिवाइड कर दो, नहीं, आपको सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करते टाइम। तो 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन करी, 2 पे डिवाइड करा 8 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड करा 4 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड करा कितना आ गया 2 आ गया। ये देखो 16 के कितने
प्राइम फैक्टर्स बन गए, एक तो 2, एक और 2, एक और 2 और एक और 2, तो इनकी जगह हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। देखो 16 को हमने क्या लिख लिया, प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख लिया, सारे प्राइम नंबर्स हैं और इनकी प्रोडक्ट में लिख लिया। ऐसे ही मैंने लिख लिया, ऐसे ही और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 50, 50 एक कंपोजिट नंबर है, तो 50 को हम लिखने की ट्राई करते हैं प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में, देखते हैं कितना बनता है। तो 2 पे डिवाइड करा कितना आ गया 25, अब 25 5 पे डिवाइड करता है तो कितना आ गया 5, ठीक है। देखो 2 पे डिवाइड करा 25 आ गया, 25 को 5 से डिवाइड करा 5 आ गया। देखो तीनों नंबर क्या है, ये तीनों नंबर हो गए प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और एक और लिख लिया हमने 5, ये भी क्या हो गया प्राइम नंबर। 50 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2। देखो 50 को भी क्या कर दिया हमने प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। तो ये थ्योरम यही बोलती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, उस कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये भी प्राइम नंबर हो गया, ये भी प्राइम नंबर हो गया और इसकी प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने लिख दिया 50 को। आगे समझ में, तो ये होती है अपनी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसकी स्टेटमेंट याद करना, और जो ये फॉर्म हम लिखेंगे इसकी लास्ट में, ये यूनिक होगी, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप ये भी कर सकते हो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मतलब कि इस स्टेटमेंट को आप याद रखोगे कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो जिस फॉर्म में हम उसको लिखेंगे लास्ट में उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, उसको हम यूनिकली तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसकी एप्लीकेशन ये है भाई, सबसे बड़ी उसका यूज़ हम करते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने में, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने में। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर ले लिया 60 और दूसरा मैंने नंबर ले लिया, कितना लेते हैं, मैंने ले लिया दूसरा नंबर 35। मैंने बोल दिया भाई इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले दोनों की करनी है प्राइम फैक्टराइज। तो 2 पे डिवाइड करा कितना आ गया 30, फिर 2 पे डिवाइड करा कितना आ गया 15, फिर 3 पे डिवाइड करा कितना आ गया 5, ठीक है। तो 60 किसके इक्वल हो गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1। अब 35 को डिवाइड करो, 35 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 35 को करा डिवाइड 5 7 कितना हो गया 35, और कोई फैक्टर नहीं बनता इसका। 35 इक्वल टू आ गया 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 7 की पावर 1। अब जब आप एलसीएम निकालोगे इसका और एचसीएफ निकालोगे तो उसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, एलसीएम क्या होता है, जो दोनों के अंदर प्राइम नंबर्स हैं वो सारे प्राइम नंबर आप लिख लो। यहाँ पे 2 लिख लिया, और यहाँ पे कितना है 3 है ये भी लिख लिया, और कितना यहाँ पे 5 है वो भी लिख लिया, और जो 7 है यहाँ पे ये भी लिख लिया, 7 भी लिख लिया। अब इन प्राइम नंबर्स की जो हाईएस्ट पावर है दोनों में से वो लिखनी है। भाई 2 की हाईएस्ट पावर दोनों में कितनी है, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया। 3 की दोनों में हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है वो भी लिख लिया। 5 की दोनों में हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है वो भी लिख लिया। और 7 की हाईएस्ट पावर दोनों में कितनी है 1 है ये भी लिख लिया। जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो इसका होगा एलसीएम, वो क्या होगा इसका एलसीएम। और एचसीएफ में भी सेम काम करना है, लेकिन हमें उसमें ये देखना है कि जो दोनों में कॉमन प्राइम नंबर्स है वो लिखने हैं। दोनों में कॉमन देखो, क्या दोनों में 2 प्राइम नंबर है कॉमन, नहीं है। 3 नहीं है, 5 है तो 5 लिख लिया हमने। क्या 7 है दोनों में, नहीं है 7 तो 7 को भी नहीं लिखेंगे। और इसमें लिखेंगे लीस्ट पावर, देखो यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो कितना लिख लिया 5 की पावर 1। यदि यहाँ पे 5 की पावर 2 होती और यहाँ पे 5 की पावर 8 होती तो यहाँ पे कितना आंसर आता 5 की पावर 2, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ में इसका यूज है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का एप्लीकेशन। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है भाई, जैसे मैंने मान लिया 2 नंबर है कोई भी, एक नंबर हो गया ए और एक नंबर हो गया बी। जब हम ए और बी का एलसीएम निकालेंगे और उसका क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे, तो वो इक्वल टू आएगा इन दोनों नंबरों की प्रोडक्ट के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 20 और दूसरा मैंने नंबर ले लिया 10। बहुत आसान क्वेश्चन बना लिया। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 20 हो गया, इन दोनों का एचसीएफ नहीं, ये तो थोड़ा ज़्यादा ईजी बन गया। एक नंबर ले लेते हैं 20 और दूसरा ले लेते हैं 15, ठीक है। तो इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आ गया 60 और इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया इनका 5। अब देखो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ से करो, तो एलसीएम कितना है 60 और एचसीएफ कितना है 5, तो 65 से कितना हो गए 300। अब इसकी राइट हैंड साइड लो, राइट हैंड साइड कितनी है इसकी ए मल्टीप्लाई बी, ए की वैल्यू मतलब कि पहला नंबर और बी की वैल्यू मतलब कि दूसरा नंबर। पहला नंबर कितना है 20 मल्टीप्लाई में दूसरा नंबर कितना होगा 15, 15 टू कितना होगा 300। देखो दोनों नंबरों का जो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल आएगी, उन दोनों नंबरों की प्रोडक्ट के इक्वल। आगे समझ में, ये था रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। इस रिलेशन को आप याद रखोगे, ये एक नंबर में डायरेक्ट आ भी सकता है। अब नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन से यूक्लिड डिवीजन लेमा। वैसे तो ये सिलेबस से कर चुका है, लेकिन जब आप प्रूफ करते हो क्वेश्चन जैसे कि रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करो, उसमें इसका यूज होता है थोड़ा बहुत। तो इसको मैं बता देता हूँ बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। देखो भाई जैसे आपने कोई भी 2 नंबर ले लिए, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे आपने कोई 2 नंबर ले लिया, एक नंबर ले लिया 20 और एक दूसरा नंबर क्या ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप। एक दूसरा नंबर ले लिया आपने 6, कोई भी 2 नंबर ले लिया, एक ले लिया 20 और एक ले लिया 6। इन दोनों नंबर में ऑब्वियसली बात है भाई, ऑब्वियस सी बात है कि एक नंबर क्या होगा बड़ा होगा, दूसरा क्या होगा छोटा होगा। दोनों इक्वल भी ले सकते हो, लेकिन हम एग्जांपल के लिए एक नंबर बड़ा ले लेते हैं और दूसरा नंबर छोटा ले लेते हैं। जो बड़ा नंबर है उसको मैं लिख सकता हूँ 20, जैसे बड़ा नंबर को लिख सकता हूँ 20 इक्वल टू जो पहला नंबर है वो लिख दो, उसकी मल्टीप्लाई कर दो किसी भी अननोन से, वो कुछ भी हो सकता है हमें नहीं पता भी क्या होगा, और प्लस में एक और ब्रैकेट बना दो, ठीक है। मतलब कि जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर को हम लिख सकते हैं छोटा नंबर मल्टीप्लाई में दूसरा नंबर और प्लस में कोई दूसरा नंबर। जो ये नंबर होगा इसको हम बोलते हैं क्यू, और जो ये यहाँ पे नंबर आएगा इसको हम बोलते हैं आर, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या कर सकते हो यहाँ पे 16 3 का कितना होगा 18 और यहाँ पे कितना हो गया 2, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू आ गई 3 और आर की वैल्यू हो गई 2।
ये आपको आता है, ये क्या है, ये सिर्फ जैसे 20 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 3 18 आ गया, तो डिवाइड बाई कितना आ गया 2, तो उस 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 मल्टीप्लाई में 3 और प्लस में 2, ये यही है, सिर्फ इसी का नाम यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इसी का नाम क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। मतलब कि इसने क्या बोल दिया, यदि आपके पास कोई दो नंबर है ए और बी है तो आप उसको लिख सकते हो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, और जो आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो, या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी लेकिन बी से छोटी होगी। अब यहाँ पे देखो जो आर की वैल्यू है तो वो दो है, दो या जीरो से बड़ी है और तीन से क्या है, छोटी है, तीन भी नहीं हो सकती कभी, इससे छोटी होगी, टू से छोटी होगी, ये होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसका यूज़ करना हमने। जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का, जैसे मैंने आपको दे दिया, एक नंबर दे दिया 15 और एक नंबर दे दिया 2, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा इसमें, तो 15 किसके इक्वल होगा, 2 इंटू में समथिंग प्लस में समथिंग, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो इसमें क्यू की वैल्यू कितनी होगी 7 और आर की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। तो ये था यूक्लिड डिवीजन लेमा, और आर की वैल्यू ये याद। तो वही चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। ये थ्योरम हमें क्या बोलती है भाई, लेट पी बी ए प्राइम नंबर, पी हमने क्या मान लिया, कोई भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर का तो आपको पता ही है क्या होता है भाई, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है, तो हमने मान लिया पी कोई भी एक प्राइम नंबर है, और इसने बोला है कि इफ पी डिवाइड्स, इसने बोला इफ यदि पी डिवाइड्स करता है ए स्क्वायर को, किसको डिवाइड करता है ए स्क्वायर, ए कोई भी नंबर है अपना, तो पी डिवाइड करेगा ए को भी। इसने थ्योरम क्या है, यदि पी डिवाइड करता है ए स्क्वायर को भी तो पी उसको डिवाइड करेगा ए को भी। तो इसका एग्जाम्पल मान लेते हैं हम, देखो एग्जाम्पल हमने मान लिया कि जैसे 25 है, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर को डिवाइड करता है 5, क्या डिवाइड करता है 5, 5 क्या होगा, एक प्राइम नंबर हो गया, तो यदि 5 5 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 5 को भी डिवाइड करेगा, इसने ये बोला है, ठीक है। इसका ये एग्जांपल हो गया। ये क्या बोलता है भाई, यदि p डिवाइड करता है ए स्क्वायर को भी तो p डिवाइड करेगा a को भी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी चीज़ और है जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, ये है भाई, एक मिनट, हाँ एक पेज ले लेते हैं, देखो जैसे आपने क्या पढ़ा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था, और एक जो ये थ्योरम पढ़ी है, ये दोनों थ्योरम यूक्लिड डिवीजन लेमा और ये वाली, ये दोनों यूज होंगी रूट टू इरेशनल प्रूफ करते टाइम, ठीक है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा ने क्या बोला था भाई, कोई नंबर है, एक नंबर जैसे मान लिया बी है और एक दूसरा नंबर हमने मान लिया क्या हो गया ए हो गया, हमने ले लिया भाई ए क्या है, बड़ा है बी से, तो मैं ए को लिख सकता हूँ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, ये क्या था, यूक्लिड डिवीजन लेमा था। और जो आर की वैल्यू है वो क्या होती है, जीरो से, ये तो जीरो होती है या जीरो से बड़ी होती है और बी से छोटी होती है। इसका एग्जांपल भी हमने लिया था, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 21 और 5, तो मैं लिख सकता हूँ 21 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में समथिंग प्लस में समथिंग, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 4 20 और यहाँ पे कितना होगा 1, तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 1 और क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 4, ये था यूक्लिड डिवीजन लेमा था। अब इसमें देखो यदि मैंने आपको ये बोल दिया भाई आर की वैल्यू किसी भी नंबर में आर की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, आर की वैल्यू क्या होगी जीरो, तो ये क्या बन जाएगा अपना ए इक्वल टू बी क्यू बन जाएगा, ए इक्वल टू बी क्यू बन जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि जो बी है बी डिवाइड्स करेगा ए को, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि बी किसको डिवाइड करेगा ए को भी, ठीक है, आया समझ में। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये था, एक मिनट देखो, यदि a इक्वल टू बी क्यू हो गया और r की वैल्यू जीरो हो गई तो b डिवाइड करेगा a को, b किसको डिवाइड करेगा a को, मतलब r की वैल्यू जीरो होगी, जैसे 15 हो गया और एक 3 हो गया, 15 इक्वल टू कितना हो गया 3 इंटू समथिंग, समथिंग क्या मान लिया 5, तो इसका मतलब हो गया 3 किसको डिवाइड करता है 15 को। अब इसका जर्नल देखते हैं, यदि मैंने आपको बोला भाई a डिवाइड करता है b को, a डिवाइड्स या p मान लेते हैं, a डिवाइड्स p, a किसको डिवाइड करता है p तो हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, a किसको डिवाइड करता है p को, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ p इक्वल टू a इंटू में कुछ ना कुछ और नंबर मान लिया c। यदि मैंने आपको बोल दिया, यदि मैंने आपको ये बोल दिया भाई कुछ भी नंबर मान लो b डिवाइड्स सी, तो इसका मतलब क्या होगा कि बी सी को डिवाइड करता है, मतलब कि सी को क्या करता है डिवाइड करता है, पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो इसका मतलब सी को मैं क्या लिख सकता हूँ बी इंटू में समथिंग कोई ना कोई नंबर डी और प्लस में आर, आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे जीरो, जब इसको डिवाइड करेगा। तो ये बात आप याद रखिए, क्योंकि रूट टू इरेशनल प्रूफ करते टाइम हम प्रूफ करेंगे। अब देखते हैं भाई जो लास्ट, अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो क्या है भाई, रूट टू को इरेशनल प्रूफ करना, रूट टू को इरेशनल प्रूफ करना, इसको हम प्रूफ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन से। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले रूट टू क्या है, एक रैशनल नंबर है, रूट टू क्या है एक रैशनल नंबर है, और जो रैशनल नंबर होते हैं उनको हम लिख सकते हैं पी डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में, और जो पी और क्यू क्या होते हैं को प्राइम होते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो को प्राइम का मतलब है कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ क्या है 1 है, 1 का मतलब कोई भी हो सकता है, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 1 है सिर्फ, ये दोनों एक ही नंबर के ऊपर डिवाइड होंगे एक साथ में, और जैसे 5 और 6 हो गया, ये दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1 हो गया, जैसे 9 और 10 हो गया, इन दोनों का कॉमन फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया, 10 और 12 हो गया, इन दोनों का कॉमन फैक्टर कितना हो गया, एक तो 1 हो गया एक 2 हो गया। जो ये पी और क्यू हमने मानी ऐसे नहीं है, ये ऐसे हो सकते हैं ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, आया समझ में। अब देखो आगे थोड़ा सा हमने क्या करा, सबसे पहले हमने सिर्फ एक ही काम करा है, रूट टू को मान लिया रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर है तो इसको पी डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो अब हमने क्या कर दिया, अगली लाइन में स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, क्या कर दिया स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, कर दो। तो रूट टू का स्क्वायर कितना हो गया 2 इक्वल टू, और p का स्क्वायर कितना हो गया p स्क्वायर डिवाइड बाई q का स्क्वायर कितना हो गया q स्क्वायर हो गया। अब दोनों साइड q स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड भी q स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी और इस साइड भी q स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी, तो q स्क्वायर से q स्क्वायर कट गया, तो 2q स्क्वायर किसके इक्वल आ गया p स्क्वायर के। अब देखो आपने एक थ्योरम नहीं पढ़ी थी भाई, इफ a स्क्वायर को डिवाइड करता है कोई भी नंबर मान लिया a स्क्वायर को क्या डिवाइड करता है p डिवाइड करता है, तो इसका मतलब a p और किसको डिवाइड करेगा a को भी डिवाइड करेगा। अब ये देखो p स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये 2 है, 2 किसको डिवाइड करता है p स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 2 किसको डिवाइड करेगा, इसका मतलब हो गया 2 डिवाइड्स p, तो 2 किसको भी डिवाइड करेगा p को भी डिवाइड करेगा, और जब 2 p को डिवाइड करेगा, देखो मैंने आपको बताया था कि 2 किसको डिवाइड करेगा p को, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ p इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ नंबर वो मान लिया c, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, और जो ये फर्स्ट वाली थी इसको हम मान लेते हैं 1, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पेज के ऊपर, अब फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी, रूट टू इक्वल टू p डिवाइड बाई q, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और जो सेकंड इक्वेशन हमने क्या मानी है, सेकंड इक्वेशन आई है अपनी, देखो एक बार सेकंड इक्वेशन आई है p इक्वल टू 2c,
सेकंड इक्वेशन आई है p इक्वल टू 2c, ये सेकंड इक्वेशन आई है। और इनके बीच में एक और थ्योरम आई, एक और आई थी, वो क्या थी, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करी थी तो वो क्या थी, 2q² किसके इक्वल आया था, p स्क्वायर को। तो इसको हम मान लेते हैं स्टार इक्वेशन, ठीक है। अब जो 2 से p की वैल्यू स्टार इक्वेशन में पुट कर दो तो ये कितना बन गया, 2q² इक्वल टू हो गया p की जगह क्या रख दिया 2c का स्क्वायर, तो ये कितना बन गया 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर कितना हो गया 4c स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ गया, 2q² इक्वल टू आ गया 4c स्क्वायर के। अब 2 पे कैंसिल आउट करके तो यहाँ पे कितना रहेगा 2, तो इसका मतलब हो गया q² किसके इक्वल हो गया 2c स्क्वायर के, ठीक है। अब देखो 2 किसको डिवाइड करता है, 2 करता है q² को। यहाँ से क्या पता लगा भाई 2 किसको डिवाइड करता है q² को। यदि 2 q² को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया 2 डिवाइड्स, उसी वही थ्योरम लगा दिया मैंने पिछले वाली, तो 2 किसको डिवाइड करेगा, q को डिवाइड करेगा। अब देखो 2 q को डिवाइड करता है, और यहाँ से क्या आ गया 2 किसको डिवाइड करता है, q को डिवाइड करता है, और यहाँ से क्या आ गया भाई 2 किसको डिवाइड करता है, p को डिवाइड करता है। लेकिन हमने क्या मान के चला था भाई, जो p और q है तो को प्राइम है, इन दोनों को सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड करता है और वो क्या है 1 है। कॉमन इनका फैक्टर क्या है 1 है, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर कितना आ गया इनका 2 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो हम लास्ट में क्या लिख लेंगे, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम बोल देंगे कि भाई जो हमने माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया, और गलत होते ही जो रूट 2 है वो क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ना कि रैशनल नंबर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अब आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो, तो आप तब तक पढ़ो,